आज हम इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर सीरीज के अंदर पढ़ेंगे नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं एज अ वन लाइनर आज पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा संविधान है उसके अंदर इंडिया को किस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रखा गया है, तो देखिए मेनली दो तरह की रहती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, कैसे वर्क करती हैं, वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। बट ये चीज समझ लीजिए कि इंडिया में आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड पार्लियामेंट हम किसे कहते हैं? द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं दी पार्लियामेंट। ठीक है, अब इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसके मेजर फीचर्स क्या हैं? ठीक है, तो वन लाइनर की फॉर्म में हम आज पढ़ेंगे, राइट। जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसके यूनिटरी फीचर्स क्या है, इसके फेडरल फीचर्स क्या हैं। अब फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसके गुण क्या क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसमें क्या क्या फीचर्स, क्या क्या गुण, क्या क्या पॉइंट्स हैं मेन जो पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा रिटन फॉर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। हर एक चीज जो है, जैसे प्रीएम्बल का आइडिया या फिर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हर एक चीज जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करके वहां से कुछ मॉडिफाई करके कुछ एज इट इज ली गई है। प्लस जो मैक्सिमम पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर लिया गया है। ठीक है, थर्ड आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ये बनती है हमारी पार्लियामेंट। बाकी एक प्रेसिडेंट होता है जो कि हेड ऑफ स्टेट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है ना। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट क्या है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शियली रिजिड, पार्शियली फ्लेक्सिबल। थोड़ा ये इजी है इसको अमेंड करना, थोड़ा टफ है इसको अमेंड करना, ये इसका मतलब है। यहाँ पे लिखा भी है दैट अमेंडमेंट सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटी। अब अगर हमें संविधान में कुछ सुधार करना है तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस रहते हैं, या तो सिंपल वे में सुधार हो जाता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, दूसरा है कि वो काफी टफ प्रोसीजर है। अब अमेंडमेंट्स क्या हैं वो भी हम अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे एज अ वन लाइनर इसे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमने मेन कुछ फीचर्स पढ़ लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर्ड टू एज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? देखिए मेनली ना आज हमें पढ़ना क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, नेक्स्ट पेज पे तो हम स्टेटमेंट से पढ़ेंगे कि किसी ने कुछ कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी ने कुछ कह दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो ऐसे कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ये कहा था कि आईएनसी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें बंद कर देना चाहिए आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें इसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं रखना है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां भी एक स्टेटमेंट का जिक्र हो रहा है कि ब्लेंड होता है मिक्सचर, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिक्सचर है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें इजीली भी आप सुधार कर सकते हो, इसमें बहुत टफ प्रोसीजर्स भी हैं सुधार करने के, तो ये एक ब्लेंड है, मिक्सचर है। ये चीज किसने कही थी? क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है दैट दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। सो केसी वियर से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट आता है बेसिक रीजन बिहाइंड द वास्टनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, तो क्या रीजन है इसके लिए? इसका रीजन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। चाहे सेंटर गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर के अंडर कोई है, चाहे स्टेट के अंडर कोई है, सबके लिए जो है एक ही संविधान है रिटन फॉर्म में। इसीलिए जो है ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ नेशन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग कैसे की गई है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है इस नाम को। तो हमारा जो देश है उसका नाम हमारे संविधान में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, तो वहां पे शो किया गया है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने देखा है कि सबको कंफ्यूजन रहता है कि ये है क्या। सो इंडिया इज अ फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन और यूनियन, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, so it is neither a federation nor a confederation
बट इट इज अ यूनियन। अब इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझेंगे हम, फिर हम समझेंगे कि थोड़ा सा फेडरेशन भी है पर कैसे है क्या है वो, उसके लिए थोड़ा आप बेस बनाइए। पहले जान लेते हैं कि फेडरेशन है क्या। सो फेडरेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट हैव जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री। फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में एक चीज सेम है, इवन यूनियन में भी एक चीज सेम है कि बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी स्टेट्स ने, बहुत सारे एरियाज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और एक कंट्री बन गए। तो फेडरेशन भी वही है, कॉन्फेडरेशन भी वही है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस यहाँ पे लाई करता है दैट सुप्रीमेसी जो है फेडरेशन में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे इंडिया है, इंडिया जो है इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बट इज फेडरल इन नेचर, बट इज फेडरल इन नेचर। अब फेडरल कैसे है कि बहुत सारी स्टेट्स मिली, उन्होंने एक कंट्री बनाई, अब सुप्रीमेसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सारा मेन काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी काफी ज्यादा फ्रीडम है, बट मेन कंट्रोल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ये रखना है आपने, पॉइंट ये तो कहानी थी, ये रखना है दैट दे डू नॉट हैव राइट टू सक्सीड। इंडिया में अगर चाहे राजस्थान बोलेगा मुझे अलग अपनी कंट्री बनानी है, राजस्थान बनना है, या महाराष्ट्र बोलेगा मेरा एरिया तो काफी ज्यादा है, मैं अलग कंट्री बना रहा हूं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो अलग होके जो है अलग अपना कंट्री बना सके या अलग हो सके कंट्री से। अब जैसे इंडिया में किसी भी स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अलग हो सके, सो इट मींस दैट इंडिया इज फेडरल इन नेचर बट इंडिया इज नॉट अ कॉन्फेडरेशन, क्योंकि इसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। हाँ, पहला पॉइंट सेम है कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जिन्होंने मिलकर कंट्री बनाया, बट स्टेट्स कैन सेपरेट इफ दे वांट टू। स्टेट्स अगर चाहें तो वो अलग हो सकती हैं बिकॉज दे हैव राइट टू सक्सीड। नो सुपीरियर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही सुपीरियर, जो स्टेट चाहेगा वो होगा, ये इसमें चलता है। अब देखिए यहां भी एक क्वेश्चन उठता है कि फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन में एग्जैक्टली कितने डिफरेंसेस हैं, एग्जैक्टली ये क्या है। तो उसके लिए भी एक पूरा पेज भर के पॉइंट्स हो जाएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। दो हमारे टॉपिक्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं अलग से पढ़ाऊंगी, किसी सीरीज के अंदर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बट अलग से पढ़ाऊंगी, तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। नाउ फेडरेशन में क्या है, अलग नहीं हो सकती स्टेट। कॉन्फेडरेशन में क्या है, अलग हो सकती है स्टेट। फेडरेशन में क्या है, कंट्रोल होता है मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का। कॉन्फेडरेशन में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई सुपीरियर चीज ही नहीं है, ठीक है। अब आता है यूनियन। हमने कहा इंडियन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बट इज फेडरल इन नेचर। तो अब आपने क्वेश्चन की डिमांड पढ़नी है, जब आपको एमसीक्यू आएगा वहां पे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, उस हिसाब से आपने आंसर देना है, ठीक है। नाउ यूनियन क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा आर्टिकल 1 से रिलेटेड हम पढ़ते हैं दैट आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स द कंट्री एज यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। तो आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया जो है यूनियन है स्टेट्स का, ऑल्दो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल इन नेचर, मतलब अलग नहीं हो सकते, सुप्रीम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस तरह से, ठीक है। नाउ देखिए फर्स्ट पेज पे हमने पढ़े 5 पॉइंट्स, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, बट अब हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर किस तरह से देंगे, ठीक है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, जो पॉइंट्स आपको लगता है कि मुझे नहीं पता सिर्फ वही पॉइंट्स लिखें, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे पता है तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। सो ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक स्टेटमेंट दी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉल्ड द डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कॉन्शियस कहा है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स को किसने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। 7th पॉइंट आता है मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेड लेस इंपॉर्टेंस टू द इंटरेस्ट एंड वेलर ऑफ माइनॉरिटीज द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का, उन्होंने बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है जो माइनॉरिटीज हैं इनको। ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करती है, केसी वेयर को। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटीज को कम इंपॉर्टेंस दी गई है या काफी ज्यादा उनको जो है उठाने के लिए प्रोग्राम सामने आए हैं। हम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, उनको खाना कम रेट पे मिलता है, और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको बेटर हैं, उनको रिजर्वेशन है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये स्टेटमेंट सही लगती है केसी वेयर की या नहीं, ठीक है। 8th पॉइंट आता है द मेजर सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद इन। जो हमारा भारतीय संविधान है वहां पे जो मेजर सोर्स है अथॉरिटी का वो किसके पास है, जो लोग हैं, आम जनता है, द पीपल है, उनके पास है। क्योंकि हमें जो है सेलेक्ट करते हैं हमारा एमपी कौन होगा लोकसभा में,
एमएलए कौन होगा वो कौन डिसाइड करता है, हम ही लोग डिसाइड करते हैं। वो चीज अलग है कि राज्यसभा में जाके फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो जाते हैं या जो भी होता है, बट मेनली तो हम ही डिसाइड करते हैं ना, राइट। 10th पॉइंट आता है द अबॉलिशन ऑफ आईएनसी एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एडवाइज्ड बाय। अब ये चीज किसने एडवाइस की थी, तो ये चीज मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिल गई है तो उसके बाद उन्होंने एडवाइस दिया था, किसने एडवाइस दिया था कि आईएनसी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी अबॉलिश कर दो, बंद कर दो, तो महात्मा गांधी जी ने ये एडवाइस दी थी। ठीक है, अब शायद ये चीज सही भी थी कि अब आज के डेट में कांग्रेस का इतना रोल रहा नहीं है। उस टाइम पे बेशक एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, इन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई, बट अगर उस टाइम अबॉलिश कर देते तो आज के डेट में बहुत बड़ा नाम होता। नो डाउट अभी भी है, बट फिर भी स्टिल बहुत बड़ा नाम होता कि नहीं इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई, एंड शायद महात्मा गांधी जी ने उस पर्सपेक्टिव से देखा हो। 10th पॉइंट है हमारा, बट इससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस करें। 10th पॉइंट है नो मैटर हाउ गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज इट विल बिकम वर्स इफ इट्स एग्जीक्यूटर्स बिकम बैड। कोई मतलब नहीं पड़ता कि कहीं का संविधान कितना अच्छा मेकर्स ने बनाया है, कितने अच्छे पॉइंट्स उसमें हैं, कितना अच्छा उसको डिजाइन किया गया है, बट अगर एग्जीक्यूटिव हमारी जो अथॉरिटी है वो सही नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेकार हो जाता है। ये स्टेटमेंट दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट पॉइंट है इंडियन फेडरलिज्म डिस्क्राइब्ड एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय। बार्गेनिंग समझते हैं, मोल भाव करना, है ना। तो इस तरह का फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म को डिस्क्राइब किया है किसने, मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के वन लाइनर्स। अब आप मुझे बताएं कि आप मतलब ये सीरीज चाहते हैं कंटिन्यू करना या नहीं, क्योंकि देखिए इसमें ना बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, आप लोगों का प्यार उतना नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सब्जेक्ट चाहे पढ़ना मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स चाहते थे, मैं इकोनॉमिक्स अभी पढ़ा रही हूँ। तो बस मुझे बताएं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं, और आप चाहते हैं मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।